जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी अभी ये एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। अभी हम 7th क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं, जिसमें से आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 3rd चैप्टर में क्या है वो देखते हैं। उसके साथ ही आपके एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए और पीसीएस एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हम पढ़ाने के दौरान ही बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसका मतलब है कि हम दिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं कि 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या हुआ था। ध्यान रखिए 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो 7th क्लास के बच्चों को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चैप्टर है, तो वही हम देखने वाले हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि हम इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कावेरी डेल्टा वाले जो एरिया रहा उसके आसपास काफी बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी, लेकिन ऐसे किसी भी राज्य की बात नहीं हुई जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। तो इससे पहले के बारे में जो बात की है वो 12वीं शताब्दी से पहले के बारे में बात किए थे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली जो है वो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण शहर तब बना जब 12वीं शताब्दी आया। उससे पहले दिल्ली की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। हम आगे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये तालिका में क्या बात कही गई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है तालिका 1, जहां पर दिल्ली के शासकों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। राजपूत वंश में कौन कौन से वंश रहे हैं ये आपको देखना है। तो सबसे पहले जो रहा है, जब दिल्ली की स्थापना हुई है तो सबसे पहले आया तोमर वंश, और तोमर वंश आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक रहा है। अब तोमर में सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक रहा है वो रहा है अनंगपाल, और ये 1130 से 1145 ईस्वी के बीच रहा है। इसके बाद तोमर के शासन जब खत्म हुआ तो चौहानों का शासन आता है, चौहान राजपूत वंश। इसमें चौहानों का जो टाइम रहा है 1165 से 1192 के बीच रहा है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं वो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। इनका नाम काफी होता है, आपने सुना ही होगा। 1175 से 1192 के बीच इनका शासन काल है। ध्यान रखिए जो इम्पोर्टेंट शासन काल रहे हैं और शासक रहे उन्हीं की बात यहाँ पर चल रही है। आप इस तालिका को, इस टेबल को जरूर याद कर लेना। एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। कई बार शासकों का क्रम पूछ लेता है, तो कई बार शासकों का उनके शासन काल के हिसाब से पूछ लेता है। इसके बाद यहाँ पर राजपूत वंश खत्म हो जाता है और फिर आता है प्रारंभिक तुर्की शासक। तुर्की शासक 1206 से 1290 के बीच रहते हैं। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 के बीच रहा है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये 1210 से 1236 के बीच रहा है। रजिया सुल्तान का नाम आप सुने होंगे, 1236 से 1240 के बीच। और गयासुद्दीन बलबन ये 1266 से 1287 के बीच रहा है। यहाँ पर हमने सबसे पहले या प्रारंभिक तुर्की शासकों के बारे में बात की। अब यहाँ पर 1290 के बाद शासन इनका खत्म होता है और नेक्स्ट आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो समय रहा है वो 1290 से 1320 रहा है, और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ये 1290 से 1296 के बीच, और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के बीच शासन किया। इसके बाद नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 के बीच इनका वंश रहा है, और गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 के बीच रहा है। मोहम्मद तुगलक ये 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388।
यहाँ पर इसके बाद है सैयद वंश। सैयद वंश में जो शासनकाल का समय रहा है वो 1414 से 1451 रहा है। इसमें खिज्र खान ये इंपॉर्टेंट है और 1414 से 1421 के बीच इसने शासन किया। इसके बाद रहा है लोधी वंश, जिसमें बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट है। ये 1451 से 1489 के बीच शासन किया। यहाँ पर ध्यान रखना, दिल्ली शासन के बारे में हमने एक बात किया, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जब से दिल्ली की स्थापना हुई 12वीं शताब्दी में, तो पहले आते हैं राजपूत वंश, जिसमें तोमर वंश पहले आता है और चौहान वंश बाद में आता है। ये वंश की समाप्ति के बाद तुर्की शासकों का अपना शासनकाल चलता है। इसके बाद आता है खिलजी वंश, उसके बाद आता है तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश, और इस तरीके से 5 वंश यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आप अपने नोट में ऐड कर ले, बुक में ऐड कर ले, जहां भी, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान ने परास्त किया। चौहानों को चहमान नाम से भी जाना जाता है। तो हमने बात किया, तालिका में भी देखा टेबल में, कि चौहान तोमर के बाद आते हैं, मतलब इन्होंने तोमर वंश को हराया और उसके बाद अपने वंश की स्थापना की। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। तो जब चौहान थे, तोमर थे, उसी टाइम पर वाणिज्य के रूप में भी दिल्ली महत्वपूर्ण था, और उसी टाइम पर जैन व्यापारी थे जिन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण दिल्ली में करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के तोमर और चौहानों के टाइम पर ही, जब दिल्ली इंपॉर्टेंट हो गया था, तो उसी टाइम पर ये सिक्के ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। अब फिर से हमें टेबल पर देखना, और कहा है कि उन 5 वंश की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। तो हमने बात किया, देखिए, जो राजपूत वंश है, चौहान और तोमर, इनको हटा देना है, और इसके बाद तुर्की वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ये 5 वंश को मिला करके दिल्ली सल्तनत बनता है। ये आपको याद होना चाहिए। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली एक कोहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। तो यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, इस मैप में वो जगह है, जैसे कि इस मैप में जगह है फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, इसके बाद हौज खास, सीरी, जहांपनाह, दिल्ली ए कोहना। तो यहाँ दिल्ली, कोहना, सीरी, जहांपनाह, ये देखिए, ये तीनों एक साथ हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद और आदिलाबाद है। यहाँ पर ये यमुना नदी है, और यमुना नदी का ये पुराना मार्ग है। इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है इसमें। तो जो भी इंपॉर्टेंट था हमने बात कर लिया, बाकी आप केवल इंफॉर्मेशन रखिए कि क्या क्या पहले हुआ है और पहले क्या आया। इसके बाद है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। तो इतिहास, तारीख या तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तवारीख या तारीख एक इतिहास है, हिस्ट्री है, और उसको सुल्तान के अपने ही टाइम पर, उस टाइम पर जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए लैंग्वेज चुनी गई थी वो थी फारसी, और फारसी में ही तवारीख को लिखा गया है, ये बताया गया। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो तवारीख लिखे हुए हैं वो या तो कवि होते थे, प्रशासक होते थे, या सचिव हुआ करते थे, या दरबारी हुआ करते थे, और जो पढ़े लिखे होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे, शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। इसके अलावा न्याय चक्र यहाँ पर बात की गई है। 13वीं सदी के इतिहास फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा।
तो 13वीं सदी के कोई इतिहासकार हैं फक्र मुदब्बिर, ये आपको पता होना चाहिए। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आज और हमेशा फॉलो होती रहेगी। ये लाइन आपके एसे में लिखने के लिए भी रहेगा, और नॉर्मल किसी सत्ता के बारे में जब आप बात करते हैं, आलोचना करते हैं, तब भी ये लाइन याद रखनी चाहिए। ये लिख सकते हैं, या आपके आंसर राइटिंग को बहुत बेस्ट बना सकता है। इसके बाद है, ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। तो यहाँ पर कहा गया कि जो तवारीख लिखे हुए हैं, इतिहास लिखे हुए हैं, वो दिल्ली जैसे नगरों में रहते थे, खासकर दिल्ली में। उनकी सेकंड बात ये थी कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। तो यहाँ पर वो इतिहास इनाम पाने के लिखे हुए हैं। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। यहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद क्या है, ये आपको जानना जरूरी है, वरना आप इसका मतलब आज के हिसाब से निकालेंगे। उस टाइम पर ये चीजें कुछ और थी। यहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार लिखा हुआ है, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करना। उदाहरण के लिए, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। अब बताइए, क्या आप जन्म सिद्ध अधिकार के इस पक्ष में हैं क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि उस टाइम पर जो इतिहास लिखते थे, तवारीख लिखते थे, उनका कहना था कि जन्म सिद्ध अधिकार नाम की चीज होती है और वो होनी चाहिए। वो राजा को सिखाते थे। अब जैसे कि कुछ लोग थे जो राजा के परिवार में जन्मे हैं, मंत्री के परिवार में या दरबार में, और भी कुछ ऐसे पद थे जिनके परिवार में जन्म लिए, उनका कहना था कि ये वंशानुगत होना चाहिए, जो ये पद है, जन्म सिद्ध अधिकार है वो उनका। जैसे कि कोई मंत्री के पद पे है, किसी भी मंत्री के पद की बात कर लेते हैं, तो मंत्री ये सोच रहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा आए मेरे पद पे, किसी और को क्यों आना हो, इससे मेरा परिवार सुरक्षित भी रहेगा, उसे खान पान मिलेगा, नाम रहेगा, और इस वजह से वो लोग इसके पक्ष में थे। ऐसे ही लेखक करते थे, कवि करते थे, प्रशासन चलाने वाले और भी लोग करते थे। इसके बाद है लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। आज भी कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस लाइन को यूज करते हैं कि जो शारीरिक रचना है उस वजह से जो पुरुष हैं वो स्त्रियों से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो वही चीज उस टाइम पर थी। उस टाइम पर लोगों का ये कहना था कि दरबार में अगर महिलाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें महिलाओं से भर जाएगी। तो लोगों ने इस तरीके की थिंकिंग बना दी और राजा के दिमाग में भी भर दिया कि देखिए, जो महिला होती हैं उनका शरीर कुछ इस तरीके से होता है कि वो कमजोर सी होती हैं, फूल सी होती हैं, कोमल सी होती हैं, वो क्या ही करेंगी। तो इसलिए ना उन्हें सेना के पद पर नियुक्त किया जाता था, ना उन्हें बुद्धिमत्ता वाली कोई चीज दी जाती थी या कोई काम दिया जाता था। उनको काम दिया जाता था तो केवल फूलों जैसा काम, जैसे कि मेकअप करना, सजना संवरना, घर को सजाना, राज्य को, या फिर कुछ डिजाइनें बनाना, उनमें जिनमें मेहनत तो लगती है लेकिन ऐसी मेहनत नहीं लगती जिससे शरीर मजबूत हो जाए। और धीरे धीरे करके उन्हें इस तरीके से कोमल बना दिया गया जिसे आप देखते हैं। और कुछ तो आज अपने आप ही हो गए हैं कि जो कठोर काम को चुनते ही नहीं है। मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, बट आज भी कई ज्यादा महिलाएं ऐसा काम चुनती हैं। हाँ, ये है कि आप देखना, जो महिलाएं वो काम करती हैं जितना पुरुष काम करते हैं, या जो काम पुरुष कर रहे हैं जिनसे शरीर मजबूत हो रहा है, बुद्धि चल रही है, दिमाग चलता है, और वो अपनी चीजें खुद पे कर पा रही, खुद के दम पे करवा रही हैं, तो आप देखेंगे कि वहां पर कुछ खास अंतर नहीं है। और जो नेचुरली कुछ खास अंतर है ना, तो वो अंतर नेचुरली कुछ और काम के लिए है।
उसके अलावा और कुछ नहीं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज, ये मिन्हाज सिराज आपको याद रखना है, 1236 के टाइम पर ये थे, ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। अब मिन्हाज सिराज जैसे बड़े लेखक वो तक ये मानते हैं कि हाँ, रजिया में वो सभी गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए। कोई एक चीज नहीं था, तो वो ये कि वो एक महिला के रूप में जन्म ली हुई है। उसके अलावा सभी चीजें उसमें शासक वाले गुण थे, और महिला होने की वजह से वो उसे शासन के पद पर नहीं बैठना देना चाहते थे। और ऐसा ही दरबारियों के साथ था, क्योंकि लोगों ने दिमाग में वो बातें भर रखी हैं, तो निकलेगा कैसे। दरबार में उपस्थित दरबारी जो थे, मंत्री के पद पे थे, कुलीन के पद थे, सामंत के पद थे, कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उनकी शासक महिला कोई हो, वो उनको आदेश दे। तो धीरे धीरे करके लोगों के दिमाग में ऐसा चल गया था कि एक तो ऊंचा पद, फिर इन्हें हम सलाम करेंगे, ये आदेश देंगी, और आदेश हमें कोई महिला दे, वो भी शासक के पद पर, हम उनसे नीचे हों, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसी भी बुद्धि चलती थी। इसके बाद आगे देखते हैं रजिया के विषय में मिन्हाज के विचार, अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं ने क्या किया। तो फिलहाल यहाँ पर मिन्हाज या सिराज ने क्या क्या बातें कही, ये तो हम ध्यान देंगे ही। रजिया जैसी कोई और महिला शासक नहीं है, ये भी हम देखते हैं। मिन्हाज या सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए वह इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मिन्हाज सिराज की ये थिंकिंग थी। फिलहाल आपको अपने एग्जाम के हिसाब से ये लाइनें याद रखनी है कि आखिर इसे किस लेखक ने कहा है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो कि 1262 से 1289 के बीच में रही है, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो रानी रुद्रमा देवी की बात की जा रही है, ये आज का जो आंध्र प्रदेश है उसमें एक वारंगल क्षेत्र है, और वहां पर ये काकतीय वंश की स्थापना हुई थी, और उन्हीं में से एक थी रानी रुद्रमा देवी। टाइम भी लिखा हुआ है 1262 से 1289 के बीच में, और ये रजिया से काफी अलग थी। क्यों अलग थी? रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या किया, अपने आप को कहा कि मैं पुरुष हूं, और वैसा ही सब कुछ किया और लिखवाया भी। एक और महिला शासिका थी कश्मीर की रानी दिद्या। तो ये आपको याद रखना है, कश्मीर की रानी दिद्या, वो 980 से 1003 एग्जाम में पूछा जा चुका है। रजिया के बारे में भी, रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी, और दिद्या के बारे में। तो आपको ये याद रखना है। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया। तो ये एग्जाम के लिए ये लाइनें काफी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लें आप। इसके बाद है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक से, और एक नजर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या है। यहाँ है, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। यहाँ पर हम शॉर्ट में थोड़ी सी कुछ चीजों को बताना चाहेंगे जो आपको 7th क्लास में शायद ही मिले, कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई थी और राजपूत वंश की समाप्ति हुई थी, तो उसके बाद जब तुर्की वंश आया, तो तुर्की वंश में सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो खुद गुलाम था, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का अपना गुलाम था इल्तुतमिश। तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश है वो गुलामों को बहुत अच्छे से जानता था,
और इसी वजह से वो कहता है कि ना तो सामंत और ना तो जमींदार उसके प्रशासन संभालने में मदद करेंगे, उसकी ऐसी थिंकिंग थी। मेरी मदद करेंगे गुलाम। क्यों मदद करेंगे, आप आगे जानेंगे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है, ये आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ये लाइनें यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इल्तुतमिश क्या करते थे, गुलाम का क्यों करते थे, क्या मानना था, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर है। यहाँ पर एग्जाम के अकॉर्डिंग अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसे जान लें बस। इसके बाद खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो यहाँ पर खिलजी और तुगलक वंश, ये लोग भी जो गुलाम को, बंदगा को इस्तेमाल करते रहे हैं, उनसे काम लेते रहे हैं, और इनके ऊपर जो आश्रित थे निम्न वर्ग के लोग, उनको भी खिलजी वंश और तुगलक वंश ने ऊंचे राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। यहाँ पर जो खिलजी वंश थे और तुगलक वंश के शासक थे, जो नीचे वर्ग के लोग थे, जो आश्रित थे शासक पर, उन लोगों को भले ही ऊंचे पद दे दिए, पर धीरे धीरे करके समाज में इससे और राजनीति में अस्थिरता पैदा हो गई। कैसे? गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। इस वजह से अस्थिरता हुई कि जिस शासक ने गुलाम बनाकर या जिनके ऊपर आश्रित थे लोग, उनके लिए तो वफादार रहते थे, बट जब अगला वंश आएगा, उत्तराधिकारी आएगा, तो उसके लिए वफादार नहीं होते थे। तो ये सबसे बड़ी परेशानी थी। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठी प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो यहाँ पर केवल इतनी चीजें। आगे हम बढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, जो कि शराब बेचने और बनाने का काम करता था, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी की मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया। तो यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता हुई है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कि सुल्तान मोहम्मद ने किन किन लोगों को अपने शासन में नियुक्त किया, कौन क्या काम करता था, नाम भी बताया हुआ है, तो ये आपको टिक करके रखना है। इसके बाद है, पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सेना नायक थे उनको अलग अलग जगह दिए जाते थे, नियुक्त किया जाता था और सूबेदार के रूप में उन्हें नियुक्त कर देते थे, और उन्हीं इलाके को, जो जिन इलाकों में यहाँ पर सूबेदार के रूप में नियुक्त किया है, उन्हें इक्ता कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इक्ता क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। इंपॉर्टेंट है, मुफ्ती का फर्ज था, यहाँ पर आपको फर्ज भी याद रखना है एग्जाम के बेस पर,
सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, अपने एकता में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। इसके अलावा राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे, सैनिकों की देखभाल भी करते थे। इसके अलावा सैनिकों के लिए हथियार भी खरीदते थे। सब कुछ राजस्व से करते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप बहुत सारी चीजें जानेंगे तो इसमें थोड़ा सा घबराएंगे, कुछ चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो फोकस रखिएगा कि जो एकता का या एकतादार का पद था वो वंश परंपरा से मुक्त था। मतलब कि अभी आपको नियुक्त किया गया है, आगे आपके बेटे इस पर नहीं आएंगे। उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा तरीका अपनाया गया था कि ऐसा ना हो कि इसमें घपला होने लग जाए, भ्रष्टाचार होने लग जाए। और तो यहाँ पर राजा ने क्या किया कि ठीक है, जो एकतादार थे उनको इस जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर करने लगे और वंशावली से हटा दिया, वंश परंपरा से। अभी तुम हो, ये हमने तुम्हें नियुक्त किया है, बाद में तुम रहोगे नहीं रहोगे ये हम देखेंगे, ऐसा वाला है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये याद रखना है, और यहाँ तक आपको वो शुरू से यहाँ तक याद रखना है। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और संख्या के अनुसार सैनिक रखें। तो राजा इस चीज का भी ध्यान रखते थे। तो लेखा अधिकारी नियुक्त कर रखे थे, यहाँ तक कितना तुमको टैक्स वसूलना है, राजस्व वसूलना है, रेवेन्यू लेना है, ये भी निर्धारित कर दिए थे। कितनी संख्या में आप सैनिक रखेंगे ये भी निर्धारित कर दिए थे, डिसाइड कर दिए थे। ऐसा ना हो कि पीठ पीछे ज्यादा सैनिक लेके बैठे हैं और राजा के ऊपर ही अटैक करती है। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकारों में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो अलाउद्दीन के टाइम पर क्या था यह आपको टिक करके रखना है। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। जो स्थानीय सामंत थे वो पहले टैक्स लगाते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन का टाइम आया तो अलाउद्दीन ने इस पर ध्यान दिया था कि जो सामंत है अपनी मर्जी से टैक्स लगा रहे हैं, बाकी लोग अपने हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं, तो वो सब कुछ हटाया, कहा सब कुछ अब हमारे हाथ में रहेगा, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया। तो ये याद रखना है कि जो स्थानीय सामंत थे उनसे टैक्स लगाने का अधिकार छीन भी लिया गया और उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया कि अब तुम भी टैक्स चुकाओगे। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। जमीन की पैमाइश का मतलब है कि यहाँ पर टैक्स जब लगाया गया जमीन के ऊपर भू राजस्व लेने के, तो पहले पूरी भूमि को नापा गया और उसी के हिसाब से टैक्स लगाया गया। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, कृषि पर जो कर था उसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर और घरों पर कर, यह आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। यह याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो यहाँ पर केवल कर जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा बाकी चीजें तो लिखी हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना है, उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर टैक्स के बारे में बताया गया है। खराज क्या है ये तो बता दिया गया, ये कृषि पर लगने वाला कर था और जो किसानों पर लगभग 50% लगाया गया था उनकी उपज का। अब खुम्स या खम्स क्या है? युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाला कर।
जो खम्स है, युद्ध में लूटा गया था वो वाला कर है। इसमें धन का 1/5% सुल्तान को जाता था और 4/5% सैनिकों को जाता था। याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जकात। जकात क्या चीज है? यह एक ऐसा धार्मिक कर था जो मुस्लिमों की आय का 2.5 या 1/40 भाग था। तो मुस्लिमों पर लगाया जाता था, धार्मिक कर था। कितने परसेंट? 2.5% या 1/40%, या 1/40 भाग। लोकप्रिय मतों के अनुसार इसका आरंभ पैगंबर के द्वारा किया गया था। इसे सभी मुस्लिमों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सल्तनत एवं मुगल काल में व्यापारियों से आयात निर्यात पर 2.5 जकात वसूला जाता था। यहाँ पर ये भी है, इम्पोर्टेंट है। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी, मुगलों के टाइम पर भी, जब आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे व्यापारी, तो वहां पर जकात 2.5% लिया जाता था। इसके बाद है जजिया। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जो जजिया है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिकों का दर्जा प्रदान करता था। सल्तनत काल में इसकी वसूली खराज के साथ की जाती थी। इसके साथ आगे है जो आपको पता चलेगा। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को एक अलग कर के रूप में संग्रहित किया था। तो इम्पोर्टेंट है जजिया, जकात, खम्स, खराज, ये चारों टैक्स के बारे में डिटेल में थोड़ा पता हो। ऑप्शन में भी दे सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है रिटन एग्जाम में। इसके बाद आगे है कि यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों में जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे, जैसे खिलजी है, तुगलक है, तो उस टाइम पर ये लोग आगे बढ़ चढ़ करके पूरे इंडिया के सीमाएं जो थी उस टाइम पर, वहां तक अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, कब्जा जमाना चाहते थे और सम्राट बनना चाहते, बट ऐसा लंबे समय तक हो नहीं पाता था। जैसे ही पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत की तरफ जाते, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेते, कुछ समय बाद वहां के जो स्थानीय शासक थे वापस अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, सरदार और उनकी किलेबंदी। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं एग्जाम के हिसाब से देखते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार, फिलहाल यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इब्न बतूता एक इतिहासकार है। भारत आया 14वीं सदी में। कहाँ से था? अफ्रीका के मोरक्को देश से था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। सरदार कभी कभी क्या करते थे, चट्टानों में, उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। तो ये उस टाइम के राजा और सरदारों के बारे में बताया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जान लें। इसके बाद चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियन, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला किया। चंगेज खान मंगोलों का जो सरदार था, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1219 में स्टार्ट में इसने ईरान में हमला किया, जो कि अब उत्तर पूर्वी ईरान में हमला किया, और ट्रांस ऑक्सियन जो कि अब उज्बेकिस्तान में है, वहां पर। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्या करता है, दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल देता है।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलिय धावे बढ़ गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तालिका 1 को फिर से देखो, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद एवं लोदी वंश का राज रहा। 1526 तक, ठीक है, दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज रहा। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। कब तक? यहाँ पर बता दिया गया है, जब तक 1526 तक, जब दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज रहा। तो उसी टाइम पर जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक हो चुके थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। एक था शेरशाह सूर, 1540 से 1545 के बीच रहा है। ये बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो 1530 से 40 और 55 से 56 के बीच रहा है, मुगल सम्राट को चुनौती दे देता है और परास्त भी करता है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया, सूरवंश। इसने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक काम किया, शासन हुआ, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी चुस्त बना दिया। तो भले इसके वंश ने 15 साल ही शासन किया, लेकिन इसके शासन काल में इतनी अच्छी काम हुई कि उसने पहले तो अलाउद्दीन खिलजी के कुछ नियम कानून थे उसे अपनाया, फिर उसमें से कुछ सुधार किया, और वही चीजें आगे चल करके महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक रहता है, ये इसने भी अपना लिया और उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो यहाँ पर शेरशाह सूर ने बहुत सारे नियम कानून ऐसे बना रखे थे, और किसका? अलाउद्दीन खिलजी का देख करके बनाया। बहुत चीजें उसकी बिगड़ी थी, उसको सुधारा, और फिर अकबर ने शेरशाह सूर के नियम कानूनों को अपने प्रशासन चलाने में भी उपयोग किया। तो इतना अच्छा था। बाकी शेरशाह सूर का अपना टाइम भी काफी अच्छा रहा शासन चलाने के लिए, इसके बारे में आप आगे चल करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।